आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय के मार्केट के मूड पर, उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस और साथ ही कुछ अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन मार्केट का मूड बेहतर, निफ्टी ऊपर नीचे के दायरे जरूर दिखा रहा है, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी मार्केट में बनी हुई है लेकिन मूड पॉजिटिव है। 80 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है 23,250 के आसपास। हालांकि 23,250 के ऊपर निकलकर डिसाइसिव टिकते हुए भी हमने देखा था दिन के दौरान। सेंसेक्स में भी 300 सवा 300 अंकों की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं बैंक निफ्टी और तमाम सेक्टोरल इंडाइसेस आपके सामने और देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। अगर नजर डालें आज के कारोबार में निफ्टी बैंक पर तो 300 अंक ऊपर ये ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही आज के कारोबार में अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो वो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। देखिए मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की मजबूती देखने को मिल रही है, यहाँ भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में। 1832 स्टॉक्स है जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, वहीं 746 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब लाते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस। जितना नुकसान कल निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिला था, आज उतनी ही रिकवरी है। ऑलमोस्ट 3.3% के गेंस के साथ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है। उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी में भी आधा से 0.1% की मजबूती देखने को मिल रही है। दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, जो बिल्कुल फ्लैट हैं। उसमें निफ्टी ऑयल एंड गैस है, निफ्टी मेटल्स है। वहीं अगर आप बीएससी कैपिटल गुड इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ 1/4% का दबाव है, लेकिन निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स 1% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये फिलहाल सेक्टोरल परफॉर्मेंस मार्केट की देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग के मौके क्या हो सकते हैं इस बाजार में। एक बड़े ग्लोबल इवेंट के आउटकम से पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। एंजल वन के ओशो कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं। ओशो नमस्कार, बताइए क्या राय है मौजूदा स्तरों पर, मौजूदा न्यूज फ्लो के बीच में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर क्या करें टिल मार्केट क्लोजिंग? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। ओवरऑल अगर मार्केट का आज मूड देखें तो आज मार्केट में डिसाइसिव काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है, बट हायर लेवल्स पे अभी भी थोड़ा कॉशन मेंटेन करने की राय बनेगी, बिकॉज जब तक ट्रंप के टैरिफ को लेकर के क्लैरिटी नहीं आती तब तक वोलेटिलिटी इंडेक्स भी थोड़ा हायर लेवल्स पे ही सर्च कर रहा है। बट ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन पॉजिटिव है। एज आपने बताया कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है एंड ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी आज पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है। बट निफ्टी स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वापस से जब तक 23,350 400 के जोन को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक थोड़ा सा पोजीशंस को लाइट रखने की ही सलाह बनेगी। वहीं लोअर लेवल्स पे अगर हम देखें तो 23,150 से 200 के जोन पे पहला इंट्राडे का सपोर्ट है, फॉलोड बाय 23,000 का एक अच्छा पोजिशनल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रखना चाहिए। 250 के आसपास 200 के आसपास बाई करना चाहिए एंड हायर लेवल्स पे 300 350 अगर निफ्टी में देखने को मिलता है तो वहां पे एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को आज के लिए बुक कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही होवर कर रहा है एंड कल के फॉल के बाद एक अच्छा रिकवरी भी देखने को मिला है। बट अगेन हायर लेवल्स पे 51 250 300 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तभी हमें वापस से बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो आज के लिए कॉशन का अप्रोच रखना चाहिए एंड स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? दो बाई के रिकमेंडेशन है। सबसे पहले अगर देखें तो सीमेंट स्पेस में रैमको सीमेंट में काफी अच्छा बाइंग देखने को मिला है, नियर अबाउट 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड अपनी जो फॉल है उसके 50% रिट्रेसमेंट को काफी स्ट्रांगली रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है। तो रैमको सीमेंट पे करेंटली बाई करने की सलाह बन रही है। 895 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 965 से 970 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में रैमको सीमेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर एफएमसीजी स्पेस में से है। मैरिको में अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन से काफी अच्छा हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखा रहा है काउंटर, तो आज मैरिको पे बाय का व्यू बनते हुए दिखाई दे रहा है। 657 के आसपास होवर कर रहा है। 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड अप्रोक्सीमेटली 685 से 90 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, जहां पर रामको सीमेंट, मैरिको दो ट्रेड आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी की पोजीशंस के हिसाब से। मैरिको दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और देखते हैं क्या रुझान वहां देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो आपने देखा ही दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, लेकिन अगर हम बात करें पॉकेट्स की तो पहले शुरुआत करते हैं आईटी के साथ, जहां पर मिड कैप आईटी में बाइंग है।
टाटा एलेक्सी 2.5% ऊपर, 3% ऊपर अकेलिया सॉल्यूशंस, जेंसरटेक 3.25% ऊपर और हैप्पीएस्ट माइंड में भी 2-2.5% की मजबूती आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स में खरीदारी, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, गुजरात एल्कलीज, एक्सन इंडस्ट्रीज 8% ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही देखिए रियल्टी स्टॉक्स, यहाँ पर मैक्रोटेक डेवलपर्स, गुजरात प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, फिनेक्स मिल्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 4% ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है मैक्रोटेक डेवलपर्स में और सिमिलर मूव रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। होटल स्टॉक्स कल भी चले थे इनफैक्ट और आज भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। इंडियन होटल 3% ऊपर, 4% ऊपर ताजवी के, लेमन ट्री 2% ऊपर, 3% ऊपर EIH एसोसिएटेड ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो यहाँ पर भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। लूजिंग स्टॉक्स दिखाते हैं मिड कैप्स में कुछ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, यूको बैंक। यहाँ पर QIP शेयर होल्डर्स की सेलिंग की वजह से स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। M&M फाइनेंशियल 2% नीचे, 1% नीचे बेयर क्रॉप साइंस कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करते हैं CNBC आवास के एक्सक्लूसिव खबर की। दरअसल बाजार की नजर कैबिनेट और CCA की मीटिंग पर है। इसमें रेलवे लाइन बिछाने समेत कुछ अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। क्या है एक्सक्लूसिव डिटेल, समझते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण बताइए पहले तो कैबिनेट और CCA की मीटिंग में क्या फैसले हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, कैबिनेट और CCA की बैठक जो हो रही है उसमें दो महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण फैसला होगा वो रेलवे सेक्टर को लेकर होगा। रेलवे के 4 अलग अलग रेल लाइन, 4 अलग अलग क्षेत्रों के रेल लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी यहां पे मिल सकती है। उनकी कुल लंबाई 680 किलोमीटर के करीब हो सकती है, जो अलग अलग क्षेत्रों के रेल लाइन को जोड़ने के लिए होगा। हालांकि बता दूं कि सब ये मत सोचिए कि बिहार में चुनाव हो तो बिहार के लिए प्रोजेक्ट होंगे, तो इस चारों में से कोई बिहार के प्रोजेक्ट नहीं है, दूसरे राज्यों के, लेकिन रेलवे लाइन बिछाने वाले के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखती हुई आएगी आपको। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है कैबिनेट की बैठक में वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दूं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में जो गांव हैं उन गांव में कैसे बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाए, गांव में रोजगार के मौके कैसे पैदा किया जाए, टूरिज्म के जरिए, हेरिटेज के जरिए वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देकर के, इन सब के लिए पहले चरण की सरकार ने शुरुआत की थी। अब ये दूसरा चरण जो है अगले 5 साल के लिए होगा। इस पर करीब 7,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। ये दो महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इसके अलावा कम से कम 6 MOUs हैं जो अलग अलग देशों के साथ सरकार करेगी अलग अलग सेक्टर को लेकर के। तो ये जो कैबिनेट की बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण है। और बता दूं कि चालू संसद के सत्र की आखिरी कैबिनेट की बैठक है और ऐसे समय में जब वक्फ बिल पर काफी ज्यादा हंगामा मचा है, सबकी निगाहें टकी है कि आखिर कैबिनेट में सरकार क्या कुछ अहम फैसले लेती है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। तो कैबिनेट के डिसीजंस थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो आपके साथ शेयर की गई, नजरें बनी रहेंगी इस डेवलपमेंट पर। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। मार्केट का मूड तो आपने देखा ही, सेलेक्ट सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, फिर चाहे वो IT हो, फिनेंशियल्स हो या फिर रियल्टी स्टॉक्स ही क्यों ना। रियल्टी स्टॉक्स में तो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। लेकिन IT की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी पॉकेट रही है जहां पर अगर आप YTD रिटर्न्स देखेंगे तो 10 से 15% तक के नेगेटिव रिटर्न्स निफ्टी IT इंडेक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस बेयरिश भी रहे हैं, थोड़े कॉशियस रहे हैं इस पूरे स्पेस पर। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की बात करें तो उनकी सोच क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। दरअसल मॉर्गन स्टैनले का नजरिया अभी भी सतर्क बना हुआ है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैक्रो चुनौतियों के बीच IT स्टॉक्स में गिरावट पर खरीदारी से बचना चाहिए। हालांकि कुछ स्टॉक्स पर उनका व्यू पॉजिटिव है। क्या है पूरी रिपोर्ट, बताने के लिए मिताली मौजूद है। मिताली बताइए क्या व्यू है मॉर्गन स्टैनले का, किन स्टॉक्स को लेकर उनका व्यू पॉजिटिव है और ओवरऑल जो कॉशियस मूड उनका है पूरे ही IT पैक पर, उसके पीछे की रीजंस क्या हैं? जी, तो मॉर्गन स्टैनली ने डिप्स पे बाय करने के लिए साफ ही मना कर दिया है और मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस के कारण भी यहाँ पे उनका रुख जो है वो थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है। साथ ही EPS डाउनसाइड रिस्क्स भी उन्हें IT सेक्टर्स की कंपनी में नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप IT फर्म्स की अगर बात करें तो Q4 की जो ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी है वहाँ उनका मानना है कि -0.9% से 0.4% के बीच यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है ग्रोथ की। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडियन IT कंपनीज जो है वो अभी भी इनका बॉटम अभी तक नहीं बना है, तो यहाँ पे आप बाय ना करें डिप्स पे जो चल रहा है उस पे भी। स्टॉक प्रेफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो TCS को इन्फोसिस से बेटर माना गया है ड्यू टू डिविडेंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। साथ ही टेक महिंद्रा को HCL टेक से ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। कोफोर्ज को टाटा एलेक्सी से बेटर माना गया है क्योंकि अर्निंग्स रिस्क ज़्यादा बनी हुई है टाटा एलेक्सी में।
तो ये थी मॉर्गन स्टैनली की पूरी रिपोर्ट, जहां उन्होंने आईटी सेक्टर से अभी कॉशियस अप्रोच रखने के लिए इन्वेस्टर्स को सलाह दी है। ओके, चलिए शुक्रिया मिताली आपका ये पूरी रिपोर्ट की डिटेल्स शेयर करने के लिए। और इनफैक्ट आप बनी रहिए हमारे साथ मिताली, हम बाकी रिपोर्ट्स की भी चर्चा करेंगे। और इनफैक्ट आईटी पैक को देखें आज के कारोबार में तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर एक रिकवरी हमने आते हुए देखी है। आईटी पर गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट आई है, वहां गोल्डमैन सैक्स का क्या व्यू है रिजल्ट्स को लेकर, ओवरऑल पूरे सेक्टर को लेकर? तो उन्होंने भी सेम ही स्टैंड कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी वीक लग रहे हैं, जिसका असर हमें आईटी सेक्टर्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। मार्च 2025 में सारे जो बड़े आईटी फर्म्स हैं उनके रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट उन्होंने दर्शाई है। और जो मेजर रीजंस उन्होंने हाईलाइट करे वो है कि सीजनल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कम बिलिंग डेज और डिमांड डिटेरिएशन की वजह से आईटी कंपनीज के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलेगी। एनएससी आईटी इंडेक्स की बात करें तो अभी तक 14% की गिरावट हमें वहाँ देखने को मिली है, जबकि निफ्टी अभी भी फ्लैट बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट पहले ही काफ़ी नेगेटिविटी प्राइस झेल चुका है। स्टॉक प्रेफरेंसेस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स की पसंदीदा आईटी कंपनीज में कोफोर्ज, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक और टेक महिंद्रा शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां से गोल्डमैन सैक्स ने अवॉइड करने की सलाह दी है, वहां पे टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी शामिल है। तो गोल्डमैन सैक्स के भी सिमिलर टर्म्स पे ही यहाँ पे रिपोर्ट जारी करी है, जहाँ पे आईटी सेक्टर से उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाया है। टाटा एलेक्सी पर हालांकि व्यू हमने मॉर्गन स्टैनली का सुना, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है 2-2.5% की। ऑल्दो मॉर्गन स्टैनली को टाटा एलेक्सी के मुकाबले कोफोर्ज ज़्यादा पसंद है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में मिड कैप आईटी में अगर वो कंपनीज जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अर्निंग वाइज भी आगे के आउटलुक वाइज, तो परसिस्टेंट कोफोर्ज ही थे। तो बहुत सेलेक्टिव शायद रहने की जरूरत है, जैसे मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने कहा। लेकिन टेक चेक ले लेते हैं टाटा एलेक्सी पर, क्योंकि स्टॉक डेज हाई पर है। बताइए एक बार इस स्टॉक पर आपकी राय, टाटा एलेक्सी। ओवरऑल 3 दिन काफी कंसेक्यूटिव सेल ऑफ के बाद टाटा एलेक्सी में आज थोड़ा सा ब्रीदर देखने को मिल रहा है। 3% अप्रोक्सीमेटली रिकवर किया है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी एक साइकिल ऑफ लोअर लोज लोअर हाइस के ही फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एंड जब तक एक कन्विक्शन के साथ ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक साइडलाइंस मेंटेन करना चाहिए। हायर लेवल्स पे इसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5650 के आसपास है, उसके क्रॉसओवर होने के बाद थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एल्स अभी के ट्रेंड को देखते हुए मार्केट से टाटा एलेक्सी पे स्पेसिफिकली साइडलाइंस मेंटेन करने की राय बनेगी। ओके, तो टाटा एलेक्सी पर साइडलाइंस में रहें, ये सजेशन है। स्टॉक 5212 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे आज के सेशन की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा तेज़ी का बना हुआ है। 1-2 स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं। और इनफैक्ट अगर हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दी है आज के सेशन में। एफएमसीजी कहें या कंज्यूमर नेम्स कहें, वहाँ पर एक रिबाउंड आते हुए दिखाई दे। एक स्टॉक पर राय ले लेते हैं जो है टाइटन का। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। 3.25-3.5% की मजबूती और शानदार स्ट्रेंथ। देखिए एक बार टाइटन को और बताइए क्या राय रहेगी। टाइटन में अगर हम देखें तो एक मेजर ब्रेकडाउन आया था 3100 के आसपास, बट उसके बाद आज के दिन में एक अच्छा रिकवर फेज पे भी है। तो एक दिन वेट करने की राय बनेगी। अगर 3120 के ऊपर वापस बाइंग ट्रैक्शन हमें इस काउंटर में देखने को मिलता है तो आने वाले दिन में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो एक दिन का इंतजार करना चाहिए। 3120 के ऊपर बाय का व्यू बनेगा एंड 3190 के ऊपर बिल्कुल कन्विक्शन के साथ अग्रेसिवली बाइंग की भी राय बनते हुए दिखाई देगी। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए 20 से 30 पॉइंट्स का, एंड उसके ऊपर बाय करने की राय बन सकती है। एक और स्टॉक पे राय लेते हैं, वो है होटल स्पेस से इंडियन होटल। स्टॉक शानदार मोमेंटम में 3% के आसपास के गेन्स। और इनफैक्ट होटल स्टॉक्स में हमने कल भी तेजी देखी थी। इस बार के अर्निंग्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। समर सीजन काफ़ी अच्छा रह सकता है और ओवरऑल ही पूरे साल को लेकर आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ एमए भी मर्जर और एक्विजिशंस भी हम स्पेस में आते हुए देख सकते हैं। इस तरह की एंटिसिपेशन की जा रही है। लेकिन स्टॉक मजबूत रहा है और अभी भी है 830 के आसपास ट्रेड करते हुए। ओशो देखिए एक बार स्टॉक के चार्ट से बताइए क्या राय रहेगी इंडियन होटल्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फॉर्मेशन इंडियन होटल्स में देखने को मिल रहा है। अपने शॉर्ट टर्म से वापस से स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस दिखा रहा है। एंड इवन अगर हम डेली चार्ट पैटर्न पे देखें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बनते दिखाई दे रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है 850 के ऊपर तो यहाँ से हायर लेवल पे 920 से 930 के टारगेट्स हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
ओवरऑल व्यू काफी बुलिश है एंड सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स काफी स्ट्रांग मोमेंटम इस काउंटर में प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आते हैं, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। और आज रात से अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे और इन टैरिफ के लागू होने से पहले काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर टैरिफ्स लगते हैं तो अमेरिका को निर्यात किए जाने फ़ोन पर करीब 16% का टैरिफ लगेगा। टैरिफ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री पर क्या होगा असर, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद हैं। असीम, बताइए। देखिए, भारत सरकार मोबाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती थी, इसके लिए सरकार मोबाइल पीएलआई स्कीम भी लेकर के आई, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए। अब हम करीबन अमेरिका को $10 बिलियन का मोबाइल का एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुल एक्सपोर्ट में जितने भी हम करते हैं उसमें से 35% मोबाइल एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है और ये पूरा 0% ड्यूटी के ऊपर जाता है। लेकिन जब अमेरिका भारत के अंदर आईफोन बेचता है तो उसके ऊपर करीबन 16.5% की ड्यूटी लगती है। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगते हैं तो एक सीधे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा। जो अपना यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे थे वो प्रोडक्शन चाइना या वियतनाम में शिफ्ट हो सकता है, ऐसा इंडस्ट्री ने आशंका जताई है। हालांकि अभी देखना होगा कि एक्चुअल टैरिफ किस तरह के आते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करीबन $13.5 बिलियन के आसपास का ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां पर भी अब टैरिफ लगने की बातचीत चल रही है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। हालांकि इंडस्ट्री को यह भी उम्मीद है कि ये टैरिफ थोड़े समय के लिए हो सकते हैं, उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो जाए, दोनों के बीच में ट्रेड डील साइन हो जाए, तब उनके वो टैरिफ खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये टैरिफ ऐसे जिस तरह से दिख रहे हैं उसी तरह से लगते हैं तो जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की उसके ऊपर काफी असर आपको दिखाई पड़ता हुआ दे सकता है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो देखना होगा, अगर जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा है उसी तर्ज पर टैरिफ लगते हैं तो डेफिनेटली झटका तो लगेगा। क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो तमाम बातें असीम ने यहाँ पर समझाई। लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज़ की तरफ करते हैं फोकस। और अभी हम इंडियन होटल की बात कर रहे थे, ब्रेक में जाने से पहले एक बार लेमन ट्री का स्टॉक और लेकर आते हैं और इस पर भी एक राय ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉक ये भी एक्शन में बना हुआ है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड करा है 140 के आसपास। एक बार देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय रहेगी आपकी, ओशो। लेमन ट्री में भी देखिए तो बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है एंड अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर काउंटर पिछले 2 दिनों में निकला है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि मोमेंटम इस काउंटर में भी देखने को मिल सकता है। हायर लेवल्स पे जो इसका पड़ाव है वो नियर अबाउट 143 का है। 143 को क्रॉस करते एक अच्छा कन्विक्शन आ सकता है बाइंग की तरफ एंड वहां से हमें नियर अबाउट 152 से 155 तक के रेंज देखने को मिल सकते हैं। बट वहीं अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए लेमन ट्री में। 142 के ऊपर बाय का रिकमेंडेशन बनेगा 152 से 55 के टारगेट्स के लिए। ओके अच्छा, एक बार केमिकल स्टॉक्स और लेकर आते हैं। एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, इन स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। एसआरएफ तो इनफैक्ट डेज हाई पर ट्रेड कर भी रहा है और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं कि रेफ्रिजरेंट गैसेस के जो प्राइसेस हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े हैं। और स्टॉक्स अगर आप देखें तो नवीन फ्लोरिन तो भले ही फ्लैट है, लेकिन एसआरएफ में एक्शन बना हुआ है। इन दोनों में से किसी में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? यस डेफिनेटली, अगर हम देखें ओवरऑल पूरा ही केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। एसआरएफ में भी देखें तो पिछले 2 दिन का जो लॉस हुआ था वो वापस से एक ही दिन में रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है काउंटर में। 2950 के आसपास होवर कर रहा है, बट हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 3050, 3100 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बाई करके चला जा सकता है काउंटर पे। शॉर्ट टर्म के लिए 3100 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। ओके तो ये राय रही आपके लिए केमिकल स्टॉक्स पर। चलिए शुक्रिया ओशो शो में आने के लिए और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। और अब बात करेंगे राइजिंग भारत समिट की। साल का वो समय आ गया है जब न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन तमाम बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं, जरूर शामिल हुई। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर।
नजर डालते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, एसएसजे फाइनेंस के विरल छेदा और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और लीड कर रहे हैं अमोल अठावले 3% के रिटर्न, 2.25% के रिटर्न का विरल के पोर्टफोलियो आ रहे हैं। कपिल शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखें न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे वी मार्ट रिटेल के CFO आनंद अग्रवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।